देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन भी मैं रोज रोज की तरह अपने कान में हेडफोन डालकर सड़क पर टहल रहा था। शाम के 4:30 बज रहे थे और पूरे दिन घर में रहने की वजह से अब मैं बोर होने लगा। इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने देखा कि नितिन कॉल कर रहा है। और जब मैंने कॉल रिसीव किया तो नितिन ने बताया कि हमारे गांव के एक नाले के पास किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अब मेरे अंदर भी उस एक्सीडेंट को देखने का उतावलापन बढ़ने लगा, तो मैं जल्दी से उस नाले के पास पहुंच गया। तो मैंने देखा कि सच में वहां किसी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। सड़क पर उस आदमी के सर के 2 टुकड़े हो चुके थे और वो मर चुका था। उसकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाल दिया गया और फिर वो एम्बुलेंस वहाँ से निकल गई। मैं भी एक अस्पताल में काम करता था और जिस अस्पताल की वो एम्बुलेंस थी उसी अस्पताल में मैं भी एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। गवर्नमेंट नहीं पर प्राइवेट ही सही, पर एक अच्छी जॉब करता था मैं। अगर मुझे सालाना एक अच्छी रकम मिले तो आखिर क्यों मैं उस काम को घटिया बता दूं। मगर फिर दूसरे ही दिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक एक्सीडेंट देखा। ये एक्सीडेंट कुछ ऐसा था कि मैं सड़क पर खड़ा होकर उल्टियां करने लगा। पूरी सड़क मांस से लबालब भरी हुई थी और उस आदमी का पूरा बदन सड़क से एकदम चिपक चुका था। मगर फिर हमने उस आदमी की हड्डी पसलियों को प्लास्टिक की थैलियों में कैद कर लिया और उसके मांस के टुकड़े भी बहुत गंदी तरह उठाकर थैलियों में पैक करने लगे। ये मैंने अब तक का सबसे भयानक एक्सीडेंट देखा था जिसमें आदमी के चितड़े कर दिए गए। मैं रोज रोज काफ़ी तरीके के एक्सीडेंट देखा करता था, लेकिन ये उनमें से सबसे भयानक था। उस वक्त रात का समय था और मेरे साथ सिर्फ 2 जने थे जो वहाँ पर अभी अभी नए डॉक्टर बने थे। लेकिन अब उस जगह किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डॉक्टर का काम अब पूरा हो चुका था। यानी कि उस आदमी की मौत के बाद भला डॉक्टर क्या कर सकता है। और उस आदमी की डेड बॉडी को अस्पताल में तो पहुंचा दिया गया, लेकिन फिर पता चला कि उस आदमी की बाइक पर एक और इंसान भी मौजूद था। जब मुझे इस बात के बारे में पता चला तो मैं अकेला ही अपनी गाड़ी लेकर फिर से उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पहले तो मुझे अपने गांव में हुआ वो एक्सीडेंट याद आ गया जो बहुत ही खतरनाक था, और अब जो एक्सीडेंट हुआ था इससे बदतर तो मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं। इतना गंदा एक्सीडेंट जिसने मुझे उबाकियाँ उठाने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त तक किसी तरह मैंने अपने आप को खामोश किया और अभी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही गाड़ी में लगी फ़ोन बजने लगी। और जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने रमेश डॉक्टर थे, जिन्होंने फ़ोन उठाते ही कहा, सेक्टर नंबर 28 और गली नंबर 17 मुंबई सिटी की कंकरी बस्ती, वहाँ पर एक बॉडी है और तुम वहाँ पर तुरंत पहुँच जाओ। मैंने भी एम्बुलेंस का सायरन ओपन कर दिया और फिर सेक्टर नंबर 28 की तरफ चल पड़ा। जैसा कि रमेश डॉक्टर ने बताया था, महाराज सूरजमल गेट के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी थी। जब मैंने मैप पर लगाया तो पता चला कि यहाँ से करीब 13 किलोमीटर आगे बता रहा है। पहले मैंने एक पुलिया को पार किया और फिर उस सेक्टर नंबर 28 में पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ से करीब 1 किलोमीटर पहले ही एकदम वीरान इलाका शुरू हो गया। चारों तरफ अंधेरा था और गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा, मानो सब कुछ चुप हो गया हो। बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने और मशक्क़त करने के बाद मैं एक गली में पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आया। मैंने वापस से रमेश डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने कॉल रिसीव करते ही मुझे सामने से पूछा, अरे भाई क्या हुआ, कहाँ हो तुम, और अभी तक तुम दूसरी बॉडी को लेकर नहीं आए। इतना सुनते ही मैं पूरी तरह से अचंभित रह गया। मैंने सामने से कहा कि मैं सेक्टर नंबर 28 में हूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। इतना सब सुनते ही रमेश डॉक्टर मेरे ऊपर भड़क पड़े और वो मुझे भला बुरा कहने लगे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझे उस डेड बॉडी के बारे में बताया था। जब मैंने उन्हें बताया कि आपने मुझे यहाँ पर भेजा है तो उन्होंने बताया कि वो तो पिछले 7 घंटे से ऑपरेशन थिएटर में किसी की बॉडी का ऑपरेशन कर रहे थे। ये सब सुनकर मैं बहुत चक्का रह गया, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि वो मुझे कॉल ना करें, क्योंकि उनके कॉल करने पर ही मैं यहाँ तक पहुँचा था। अभी भी मुझे लग रहा था कि शायद डॉक्टर साहब किसी चीज़ को भूल रहे हैं, तो मैंने उन्हें याद दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार यही कहते रहे कि 7 घंटे तक उन्होंने किसी से बात ही नहीं की। मगर मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी बीच नेटवर्क इशू होने लगा और गाड़ी अचानक ही ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी।
ऐसा लग रहा था मानो अचानक ही गाड़ी के अंदर किसी ने दस्तक दी है। फिर गाड़ी का दरवाज़ा एकदम से खुल गया, लेकिन पीछे वाले दरवाजे की चाबी तो मेरे ही पास थी। फिर वो कैसे खुला? जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि कुछ आदमी लोग एक जने की लाश को गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। वो 2 जने थे जिन्होंने एक लाश को गाड़ी में डाला था, और उनमें से एक बंदा भागता हुआ मेरे सामने आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का मुझे इशारा किया। तो मैंने भी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो गाड़ी में बैठ गया और बोला कि जल्दी चलो वरना इसकी मौत हो जाएगी। उन लोगों की ये करतूत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी मैं उन पर भड़कते बोला कि तुम लोग कौन हो और इस तरह गाड़ी में कैसे चढ़े? अभी मैंने इतना कहा ही था कि मुझे पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और मैं सामने वाले कांच से टकरा गया। मैं भी थोड़ा गुस्से से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि जिसने मुझे धक्का मारा था वो अब नॉर्मल इंसान नहीं रहा, बल्कि उसके हाथ काले काले हो गए थे और उन पर थोड़े थोड़े बाल आने लगे और उसके मुंह का आकार अब बढ़ने लगा था। कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से पक्का हो चुका था कि सामने नजर आने वाला ये इंसान कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक राक्षसी है, और इन्होंने मुझे अपने छल में फंसाकर यहाँ पर बुलाया था। मेरे सामने लगे टेलीफोन पर भी कॉल आना बंद हो गया था। पूरा का पूरा नेटवर्क गायब हो गया था और ये सब कारनामा इन्हीं काली शक्तियों का था, वरना अब तक मैं अपना पूरा काम कर चुका होता और अब मैं उनके सामने अपने घुटने टेक चुका था। मुझे मालूम था कि अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये दोनों प्रेत मुझे मार देंगे। तभी उन्होंने मुझे कब्रिस्तान की तरफ चलने को कहा और मैंने भी उनके बताए अनुसार गाड़ी मोड़ ली और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैं वहाँ के कब्रिस्तान को बहुत अच्छे से तो नहीं जानता था, लेकिन मैं काफ़ी बार उसके आसपास से गुजरता रहता था, तो ऐसे में उस कब्रिस्तान का ठिकाना मुझे अच्छे से याद था। और धीरे धीरे मैं गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी रही थी कि तभी मेरे पीछे से घुर्राने की आवाज़ आई, मानो कि कोई कुत्ता बड़ी धीमी आवाज़ में घुर्रा रहा हो। तभी मैंने साइड मिरर में पीछे की ओर देखा तो एक ही पल में मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। बदन में अजीब सी घबराहट बन गई। दरअसल पीछे बैठा वो शख्स अब पूरे तरीके से राक्षस में बदल चुका था। उसके मुंह के 2 नुकीले दांत बाहर निकल गए थे, यानी कि अब वो पक्का था कि वो एक राक्षसी था और पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। अब मैं यही सब सोच ही रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मैंने भी गाड़ी को कब्रिस्तान के दरवाजे के पास उतार दिया और उसके बाद दरवाज़ा खोलकर मैं नीचे उतरा। अभी तक तो किसी ने मुझे नीचे उतरने से नहीं रोका और फिर मैं चुपचाप सड़क पर चढ़ गया। मुझे पता था अगर अब मैं थोड़ी देर और रुका तो एम्बुलेंस के साथ साथ मेरी भी सामत आ जाएगी, और उसी वक्त मैं उस जोरदार सन्नाटे को चीरता हुआ सरपट वहाँ से भागने लगा। और तेज गति से भागते हुए कुछ देर के बाद मुझे लगा कि शायद अब मुझे जिंदा बचने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर मैं उस कब्रिस्तान से बहुत ही आगे निकल गया। कब्रिस्तान से जिंदा बचकर निकलने के बाद मेरे दिल को बहुत सुकून मिला, और तभी मुझे एक बस नजर आई जो सड़क के बगल में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरा ही इंतजार कर रही है, और उस बस को देखते ही मैं जल्दी से भागा। और अब तो मैं पक्का हो चुका था कि हाँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद मैं उस बस के खुले हुए दरवाजे से बस के अंदर पहुंच गया। जब मैंने एक नज़र बस में मारी तो मैंने देखा कि बस में काफ़ी सारे मुसाफिर लोग बैठे थे और उन सभी की चर्चा मेरे बारे में ही हो रही थी। लगातार सब मुझे ही घूरे जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी सीट थी, लेकिन मैं चुपचाप खामोश होकर उस सीट पर बैठ गया और उस सीट के ऊपर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा खामोशी के साथ चुपचाप बैठा ही था कि बस अचानक से खुल गई, और तभी मैं बस के ड्राइवर के पास पहुंच गया। ड्राइवर से मैं पूछने लगा कि आखिर ये बस कहाँ तक जाएगी, तो ड्राइवर का जवाब सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। ड्राइवर ने बड़ी ही बेतुकी आवाज़ में कहा कि बस शमशान घाट तक जाएगी, और मेरे मुंह पर उसने एक समय के लिए ताला सा लगा दिया था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था मैं तो इन सब से अनजान था। तभी मैं चुपचाप होकर सीट पर बैठ गया और अब कुछ ना बोलने की हालत में था मैं। बस में बैठे सारे मुसाफिर लोग पता नहीं क्यों लेकिन बड़े ही अजीब से थे। सभी ने अपनी मुंडी नीचे की तरफ झुका रखी थी और ऐसा लग रहा था मानो उन सभी को सामने देखने की कोई लालसा ही नहीं है। मैं अकेला ही था जो उस बस में मुंह फाड़ रहा था, और उस बस में बैठे बैठे ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। एक अजीब सा एहसास हो रहा था मानो अब कुछ होगा जिससे मैं रूबरू नहीं हूँ।
धीरे धीरे पता नहीं क्यों लेकिन मेरी आंख लगनी शुरू हो गई और इतनी घनी रात को चेहरे पर नींद आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि अक्सर रात में सफ़र करते वक्त भी नींद मुझे कभी सताती नहीं थी और आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि सफ़र के दौरान मेरी आंख लग जाए। फिर मैंने इन सब बातों को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सीट पर आराम करने लगा। बस उस काली घनी रात को चीरते हुए सपाट पड़ी सड़क पर अपनी हेडलाइट के साथ किसी रेंगते हुए सांप की तरह चल रही थी और मैं बस में बैठा बैठा अब बोर हो रहा था। तभी मैं बस से उठा और दरवाजे के पास पहुंच गया और जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया था कि ड्राइवर ने बड़ी ही अजीब सी आवाज़ में कहा, अंदर बैठ जाओ, बाहर तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इन सब बातों से मेरा गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया और इस बार गुस्से में मैंने ड्राइवर पर हमला कर दिया, यानी कि मैंने ड्राइवर का शर्ट पकड़ लिया और फिर उस ड्राइवर ने मुझे पीछे पलटकर अचानक से अपने हाथ के लंबे लंबे और डरावने नाखून मेरे पेट के अंदर गड़ा दिए और उसके बाद मैं उस बस की बीच वाली जगह में गिरा तो मैंने उन सभी मुसाफिरों का चेहरा देखा तो वो सभी मुसाफिर किसी राक्षस की तरह नजर आ रहे थे। उस रेंगती हुई बस में अचानक ही एक लोहे का सरिया मेरे पेट में घुस गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एकदम से मेरी आंख खुल गई तो मैं उस बस की साइड विंडो वाली सीट पर बैठा हुआ था। बस अभी भी आगे बढ़ रही थी और मैं एक बहुत ही भयानक सपने से अब उभर कर बाहर निकला था। पूरे माथे पर पसीना पसीना छाया हुआ था और फिर तभी मैंने बाहर की तरफ झांका तो मैंने देखा कि एक अलग सा स्थान था जहां पर चारों तरफ से खाद्यान्न नजर आ रही थी और फिर बस एक जगह पर रुकी तो मैंने सोचा कि बाहर उतर कर देख लेता हूं और उसके बाद मैं जैसी बस से नीचे उतर गया तो मैंने देखा कि यहाँ की मिट्टी भी बहुत अलग थी और ऊपर आसमान में एकदम लाल लाल रंग का कुछ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब मेरी नज़र उस बस के ड्राइवर पर गई तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस बस ड्राइवर के मुंह पर सिर्फ एक कंकाल दिख रहा था और उसका आधा खोपड़ा पूरी तरह से गायब था। कहीं ना कहीं मुझे समझते ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये एक भूतों की दुनिया है और अब इस बस में बैठना मौत को दावत देने जैसा होगा और अब बस में बैठना मेरे लिए एक सांप के मुंह में हाथ डालने जैसा था। ऐसे में मैंने जो पीछे की तरफ कच्ची सड़क नजर आ रही थी तो उसी पर पैदल पैदल भागना शुरू कर दिया और तब तक नहीं रुका जब तक कि मुझे कोई तेज रोशनी नजर नहीं आती। और फिर कुछ देर के बाद मेरी नज़र एक रेलवे ट्रैक पर गई तो वहाँ कुछ मुसाफिर लोग मुझे घूमते हुए नजर आ रहे थे। एक दूसरी दुनिया में रेलवे स्टेशन को देखकर मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी बचाने का ये मेरा आखिरी रास्ता होगा और यही सब सोचकर मैं उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। और उसके बाद जैसे मैं उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस स्टेशन पर पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी और लोग आपस में बिना बोले इधर उधर टहल रहे थे। मैं उस स्टेशन पर मौजूद एक दुकानदार के पास पहुंच गया जो काला कंबल ओढ़कर सामान बेच रहा था। जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो पहले तो उसने मुझसे कोई बात ही नहीं की, लेकिन बाद में जैसे उसने मुझे रोता हुआ देखा तो हल्की सी आवाज़ में बोला, वैसे तो इस दुनिया से बचकर निकलना आसान नहीं है, लेकिन तुम एक कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें जो लोग नज़र आ रहे हैं वो सभी मुर्दे हैं और उन्हें पता चला कि तुम एक इंसान हो तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। यानी कि इस बस्ती में जिस स्थान पर मैं खड़ा था वो एक दूसरी दुनिया थी और ये रेलवे स्टेशन दूसरी दुनिया का एक बेहद ही भयानक रेलवे स्टेशन था जहाँ सिर्फ भूत घूमते हैं। फिर मुझे पता चला कि यहाँ से एक आखिरी ट्रेन गुजरती है जो हमारी दुनिया में जाती है। वो रात के 1:30 बजे इस स्टेशन पर पहुँच जाएगी और अगर मैं फुर्सत से उस ट्रेन में बैठ भी गया तो भी मेरी ज़िंदगी बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। हालांकि वो एक ऐसा साधन है जो मुझे अपनी दुनिया तक छोड़ देगा और उस आदमी के मुताबिक उस ट्रेन का डिब्बा नंबर 21 मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए एक उत्तम रास्ता है। फिर मैंने ऐसा ही किया। उस आदमी के बताए अनुसार ठीक रात के 1:30 बजे का इंतज़ार करने लगा। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 12:27 हो रहे थे और जब स्टेशन के टाइमर की तरफ देखा तो वहाँ पर 11:52 दिखा रहे थे। यानी कि हमारी दुनिया से यहाँ की घड़ी भी थोड़ी पीछे चल रही थी। काफ़ी देर की मशक्क़त करने के बाद और उस स्टेशन पर बैठे बैठे बोर होने के बाद अंततः ट्रेन स्टेशन पर पहुंची गई और जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो मैं भागकर ट्रेन में बैठ गया। इस बार मैं जैसे ट्रेन में बैठा तो मैंने देखा कि ट्रेन में पहले से कुछ आदमी बैठे थे। मैंने उनकी आंखों में आंखें नहीं डाली
क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब ट्रेन वहाँ से अचानक ही खुल गई। और ट्रेन के खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं सही समय पर ट्रेन के अंदर पहुँच गया था, वरना मैं यहीं रह जाता। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन से टकराने वाली हवा का वेग खिड़की से होता हुआ ट्रेन के अंदर पहुंचने लगा, तो मेरे बगल में बैठा एक आदमी जिसने काला कंबल ओढ़ रखा था, तो उसकी वो कंबल उसके शरीर से एकदम से हटने लगी। और उसके बाद जैसे ही मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो डर के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगे। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी के कदमों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके ऊपर तेजाब उड़ेल दिया हो। फिर मैंने ट्रेन में मौजूद छोटे लाइट की रोशनी से उसका चेहरा देखा तो मेरा दिल दहल उठा। उसके पाँव की तरह उसका पूरा चेहरा एकदम काला पड़ा था और पूरा का पूरा चेहरा झुलसा हुआ था। तभी उस आदमी ने मुझे कुछ बातें भी बताई जिनका इस्तेमाल करके मैं इस ट्रेन से जिंदा बचकर निकल सकता था। जैसे ही ट्रेन एक गुफा में प्रवेश करने लगी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। और जो आदमी मेरे बगल में बैठा हुआ था, मैंने उसे इस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। अचानक ही ट्रेन के सामने लाल रंग की बहुत ही ज़्यादा गहरी रोशनी नजर आने लगी और उस रोशनी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये वही टर्निंग पॉइंट है जहाँ मुझे निकलना है। ट्रेन अभी भी जोरदार कोहरे को चीरकर सफ़ेद सफ़ेद रंग की दुनिया में प्रवेश करने लगी। तभी ट्रेन की रफ्तार भी एकदम धीमी पड़ गई। उसी वक्त मैं ट्रेन से नीचे कूद गया और नीचे कूदने के बाद जब एक पल के खातिर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं सही सलामत पड़ा था। और उसी समय मुझे उसी रोशनी का ताप नजर आने लगा तो मैं बहुत ही तेज रफ्तार के साथ सरपट भागा। अब मेरे कलेजे तक सांस फूल चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा तेज गति से भागने के कारण मेरे पेट में दर्द होने लगा, लेकिन फिर पता नहीं कैसे लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं पानी में कूद गया हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद मेरी आँख भी बंद हो गई। और उसके बाद जैसे मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने देखा कि मैं उस कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने पड़ा था। वो मेरा आखिरी दिन था। और उसके बाद मैंने एम्बुलेंस ड्राइविंग करना भी बंद कर दिया। जब मैंने इस बात की छानबीन की तो मुझे कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर वो बस क्या थी और वो दूसरी दुनिया कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उस दिन के बाद ना ही तो मैंने किसी अस्पताल के दरवाजे को देखा और ना ही किसी एम्बुलेंस को चलाने की कोशिश की। वो एक ऐसी रात थी जो दहशत की पूरी दुनिया साबित हुई और मैं उसे आज तक नहीं भूल सका हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।